ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ 135 डिक्लेरेशन था। 136 में बताया गया है कि अगर जज चाहे तो प्रूफ माना, अगर किसी फैक्ट को एलिज करते हो आप तो उसको आप एविडेंस के तौर पे प्रूफ कर सकते हो। आप उसके बाद उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जो इफ से वो स्टार्ट है उसमें ये बोल रहा है कि अगर पहला फैक्ट है उस फैक्ट को प्रूफ करने कोई फ़ायदा नहीं है, उस एविडेंस उसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अदर्स फैक्ट को प्रूव नहीं करोगे। तो आप अदर्स फैक्ट को प्रूव करो, उसी फैक्ट के बेसिस पे आपका पहला फैक्ट भी प्रूव हो जाएगा। बस इतना लिखा हुआ है। और जज जो है उसको अगर उसको ऐसा लगता है हाँ हो चुका है तो उस चीज़ को एडमिसिबल मान लिया जाएगा। ठीक है। अब हम थर्ड पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। इफ़ करके लिखा हुआ है। If the relevancy of one alleged fact depend upon other alleged fact, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोई फैक्ट था, दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि रेलिवेंट है कि नहीं वो फैक्ट। जब तक फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है रेलिवेंसी, उस सेक्शन 17 से स्टार्ट होता है एडमिसिबिलिटी। तो सेक्शन 5 से लेकर 16 के बीच का जो चीज़ें हुई है अगर उसमें रेलिवेंट हो चुका है तब जाकर वो एडमिसिबल होगा 17 के आगे। ठीक है। तो अगर रेलिवेंसी के बारे में अगर हम बात करें कि एक जो एलिज किया गया फैक्ट है वो रेलिवेंट तभी होगा जब अदर फैक्ट को प्रूफ कर दिया जाएगा। ठीक है। सेम चीज़ है, सेम पैराग्राफ है। ऊपर हमने किसी फैक्ट को भी प्रूफ कर रहे थे एविडेंस के तौर पे, क्या वो एडमिसिबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। ठीक है। रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है कि नहीं है। अगर दूसरा फैक्ट रेलिवेंट होगा तो अपने आप ही फर्स्ट फैक्ट खुद में खुद रेलिवेंट हो जाएगा। तो जज में इन डिस्क्रिशन इधर परमिट द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकेंड फैक्ट इज प्रूव और require evidence to be given to second fact before the evidence is given the first। अब देखो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले पैराग्राफ में। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज हुआ है और नीचे वाले जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उसमें स्पेशली लिखा है कि डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर है, जज के पास पावर है, बोल सकता है दोनों में से कोई प्रूफ कर दो, पहले मीन्स रेलिवेंट प्रूफ कर दो। बट ऊपर वाले पैराग्राफ में जो एडमिसिबल की बात करा जा रहा था उसमें ज़रूरी है कि सेकंड को प्रूफ करो उसके बाद ही पहला एडमिसिबल होगा। ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है। रेलिवेंसी वाले में दोनों में से इधर अगर रेलिवेंसी एमसीक्यू में अगर रेलिवेंसी वर्ड यूज़ किए गए हैं किसी फैक्ट की रेलिवेंसी प्रूफ करनी है तो आपको दोनों में से कोई भी प्रूफ कर दो, जज के पास डिस्क्रिशनरी है, कोई फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट बस। अगर एडमिसिबल की बात की जाएगी तो उसमें आपको ज़रूरी है कि पहला दूसरा वाला कंटेंट या फिर जिसके बारे में बात किया गया उसको प्रूफ करो, उसके बाद उसका अपोजिट होगा प्रूफ। ठीक। इसके बाद इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिसको मैं अगर आप रीड करो अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। फिर हमारा सेक्शन 137 आ जाएगा, 138 और 139 एंड 140। तो ये सब हमारे जो है 139 तक तो हमारे एग्जामिनेशन की बात की जा रही, फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन। विटनेस आए तो उनका एग्जामिनेशन हम किस ऑर्डर में करेंगे, हमने 135 में पढ़ा था ऑर्डर। तो एग्जामिनिंग चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर री एग्जामिनेशन। ये तीनों पार्ट 137 में कवर कर दिए गए हैं। 136 में चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन के बारे में बात किया गया। चीफ होता है कि सेम पार्टी आपस में अपने ही गवाह से क्वेश्चन करता है। क्रॉस पे अपोजिट पार्टी दूसरी पार्टी से, अपोजिट पार्टी जो होती है दूसरे जो अपोजिट में खड़ा हुआ है विटनेस, उसके एडवोकेट या फिर जो भी पार्टी खड़ी है उसके विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस किया जा रहा है। और री में क्या होता है, अपने से फिर से पूछा जाता है, कहीं से डाउट होता है तो फिर से अपने ही पार्टी से एग्जामिनेशन किया जाता है। तो एग्जामिनिंग चीफ सेम पार्टी, क्रॉस में अपोजिट पार्टी के विटनेस से, री में फिर से अपने सेम पार्टी से क्वेश्चन करना, क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, क्रॉस के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है। फिर ऑर्डर